अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कर लिया। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शंस नहीं मिल सके। क्वेश्चन था मैग्नेटिक फ्लक्स कब मैक्सिमम होता है और कब मिनिमम होता है। एंगल आपने बताना है मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया। अब आप लोगों को पता है जब मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल 0 डिग्री होता है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही होती हैं एक स्पेसिफिक एरिया में से, तो फ्लक्स होता है मैक्सिमम। और जब एंगल 90 डिग्री होता है तो क्या होता है, आपका जो कॉइल होता है उसके अंदर से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं गुजर रही होती, कोई भी एरिया में से कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रही होती, तो आपका फ्लक्स हो जाता है 0। सो देखते हैं हम, करेक्ट आंसर हुआ कि मैक्सिमम एट होगा, मैक्सिमम एट 0 डिग्री एंड मिनिमम एट 90 डिग्री। ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा एट 0 डिग्री, क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू स्पेसिफिक एरिया वो मैक्सिमम हो जाएंगी। ठीक है, और 90 डिग्री पर वो 0 हो जाती हैं, इस वजह से 90 डिग्री पर मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। सो इसका आंसर हुआ कि पहले उसने मैक्सिमम लिखा है तो हम 0 डिग्री चूज करेंगे पहले, और फिर 90 डिग्री, तो 0 एंड 90 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हुआ। ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि इफ अ चार्ज इज एंटर्ड एट 90 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड विच टाइप ऑफ पाथ इट विल फॉलो। एक चार्ज पार्टिकल को आपने मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर एंटर करवाया है, वो कौन सा पाथ फॉलो करता है? आपको पता है जब चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पर एंटर करता है उसका पाथ जो है वो सर्कुलर हो जाता है। अगर लेकिन अगर वो 90 से किसी 90 के अलावा किसी और एंगल पर एंटर करे तो उसका पाथ हेलिकल होता है। तो अभी ये 90 डिग्री पर कर रहा है तो इसका पाथ होना चाहिए सर्कुलर। तो देखते हैं, इसका पाथ है सर्कुलर, करेक्ट आंसर सर्कुलर हुआ। एक्सप्लेनेशन क्या है, मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू क्यू बी एक्ट एज द सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे एक्ट करेगी, उसको सर्कल में घुमा देगी, तो इसकी वजह से इसका पाथ हो जाएगा सर्कुलर। ठीक है, तो कांस्टेंट इसको छोड़ें, बस काम की बात यही है कि मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे काम करेगी और वो उसके पाथ को बेंड करके सर्कुलर पाथ बना लेगी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो था 1 किलोवाट आवर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जाउल। ठीक है, 3.6 मेगा जाउल। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है मेगा वॉट, तो वो गलत हो गया। तीसरा लिखा हुआ है वॉट, वॉट में लिखा हुआ है, तो ये वॉट नहीं है, ये पावर नहीं है, तो पहले अल्फा और बीटा तो इसी वजह से गलत हो गए। ऑप्शन रहेगा चार्ली और डेल्टा। चार्ली ही ठीक होगा क्योंकि 3.6 मेगा जाउल होता है, मेगा का मतलब होता है 10⁻⁶, तो चार्ली करेक्ट आंसर बना। डेल्टा वॉट में लिखा हुआ है, फिर गलत। जाउल में एक ही ऑप्शन है चार्ली, और अगर जाउल में होते भी तो आपके पास 3.6 मेगा जाउल होना चाहिए, 3 × 6, 3.6 × 10⁻⁶ जाउल होना चाहिए। कोई भी ऑप्शन हो आप उनमें से यही पिक करेंगे। ओके, तो इसका आंसर करेक्ट हो गया चार्ली। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶। 10⁻⁶ जो है वो मेगा के बराबर होता है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ 3.6 मेगा जाउल या 3.6 इंटू 10⁻⁶ जाउल। इट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड, ये एनर्जी है ना के पावर, तो एनर्जी है तो इसका यूनिट होगा जाउल ना के वॉट। ओके, सो ये थे आपके क्वेश्चन, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 था स्टेबिलिटी ऑफ द रेडियोएक्टिव डिके डिपेंड्स अपॉन। अब देखो, आपने पढ़ा होगा न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। ठीक है, अब क्या होता है कि स्टार्टिंग वाले जो फ्यू एलिमेंट्स होते हैं ना पीरियोडिक टेबल के, उनमें इसी तरह होता है कि जितने प्रोटॉन है उतने ही बैलेंस न्यूट्रॉन है, मतलब इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में आप प्रोग्रेस करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो ज्यादा होने लग जाते हैं प्रोटॉन्स की निस्बत। इससे क्या होती है, न्यूक्लियर इंस्टेबिलिटी आती है, और जो आपके पास एलिमेंट होता है वो रेडियो एक्टिविटी की तरफ जाता है, मतलब कि वो मजीद रेडियो एक्टिविटी की टेंडेंसी शो करने लग जाता है जैसे जैसे न्यूट्रॉन नंबर बढ़ते हैं बनिस्बत प्रोटॉन्स, यानी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बढ़ती है जैसे, तो उस जैसे ही न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बढ़ेगी इसका मतलब एज कंपेयर टू प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं, तो इंस्टेबिलिटी होगी, जिससे जो आपका एलिमेंट है वो इंस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। एटॉमिक नंबर बढ़ने से ऐसा नहीं होगा। अगर आप एटॉमिक नंबर बढ़वा रहे हो, बस किसी तरीके से न्यूट्रॉन नंबर भी उतने रख लो, तो न्यूक्लियर इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी। वो तब आती है जब प्रोटॉन्स की निस्बत न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाए। मैस नंबर से भी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, उसका न्यूक्लियर फिनोमिना यानी रेडियो एक्टिविटी से ताल्लुक नहीं। ठीक है, explanation है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय द बैलेंस ऑफ द न्यूट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन। अ प्रॉपर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो प्रोवाइड्स इनफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी टू काउंटरैक्ट द प्रोटॉन रिपल्शन। इम्बैलेंस लीड टू रेडियोएक्टिव डिके। डन हो गया। एग्जांपल देखें, कार्बन 14 है, इसमें क्या हो रहा है, स्टेबल कार्बन 12 जो होता है उसमें बैलेंस होते हैं प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो वो नहीं है रेडियो एक्टिव। कार्बन 14 जो है उसमें 8 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बढ़ गए प्रोटॉन से और 6 प्रोटॉन रह गए, तो अनस्टेबल रेशियो हो गई, जिससे ये आपके पास बीटा नेगेटिव डीके शो करता है कार्बन 14। सो इसका करेक्ट आंसर हुआ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो डिसाइड करती है स्टेबिलिटी ऑफ द रेडियोएक्टिव डीके। बीटा इज करेक्ट ऑप्शन।